बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एन इंटरेस्टिंग लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने 8th क्लास का जो 11 मार्च 2026 को पेपर होने वाला मैथमेटिक्स का पैक्टा बोर्ड के इंतज़ाम उनके ज़ेर इंतज़ाम होने वाले पेपर के जो मॉडल पेपर है उसको हमने सॉल्व करना है और देखना है कि इसके जो 3 हिस्से हैं पेपर के। बेसिकली इस पेपर के 3 हिस्से होंगे, 3 सेक्शन होंगे। सबसे पहला जो सेक्शन है वो 40 नंबर का एमसीक्यूज़ होगा, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन होगा और फिर तीसरा सेक्शन होगा लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो उसमें जो पहला सेक्शन है, पहला पार्ट है एमसीक्यू से रिलेटेड, इस लेक्चर के अंदर हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। यानी 40 एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बुक के अंदर से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। तो आपने उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है या उस पेज को आपने सेव करके अपने पास रख लेना है और जो जो एक्सरसाइजेज और जो जो क्वेश्चन मैं ख़ास तौर पे आपको बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे जिनको ये खौफ है कि वो फेल हो सकते हैं, वो सबसे पहले उन जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वही क्वेश्चंस वही एक्सरसाइजेज अगर आप वन बाय वन करते जाएं तो मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि आपका पेपर पास हो जाएगा। और अगर आप देखें स्क्रीन पे आपको सामने नजर आ रहा है आपका एमसीक्यूज का पेपर। इसमें लिखा हुआ है मॉडल पेपर मैथमेटिक्स ग्रेड 8 का, टोटल मार्क्स 100 है और टाइम आपके पास है जी 1 आवर। नंबर लिखा हुआ सेक्शन 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये 40 ज़रब 1 40 नंबर का टोटल है, कैरी 1 मार्क। ठीक है, उर्दू में लिखा हुआ है कि हर एमसीक्यूज का 1 नंबर है। तो आपने ये सारे देखने हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है और फिर उसके बाद आपने दायरा लगाना है या इसका आंसर देना है। ये 20 आपको नज़र आ रही हैं इस स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद 20 बल्कि 16 इस स्क्रीन के ऊपर हैं। ठीक है, और यहाँ पे 4 बाकी दी गई हैं और 40 एमसीक्यूज आपके पेज नंबर 5 तक कंप्लीट हो गए। टोटल आपका 14 पेजों का पेपर होगा। ठीक है, जिसके अंदर ये सारा कुछ दिया गया होगा। अब मैं आपको वो गैस बता रहा हूँ या वो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ जिनको करने से आपके 40 नंबर के एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ कम और बेश आप 30-40 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में से भी ले सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ये आपके 80 नंबर गारंटी करती है। और अगर आप थोड़ा सा मेहनत करने वाले हैं या पहले आपने मेहनत की हुई है तो मैं कहता हूँ सिर्फ इसी स्क्रीन की मदद से आप 95% मार्क्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वही टॉपिक्स हैं, वही एक्सरसाइज हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनने। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज लिखी हुई है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उनके आगे क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से करना है। और जैसे ये 1.12 एक्सरसाइज है उसके नीचे नेम ऑफ सेट्स है, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह वगैरह को जाहिर करने वाला। तो ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं खास तौर पर इन टॉपिक्स की थ्योरी को आप अच्छे तरीके से, इनके फार्मूलाज को अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ से ही एमसीक्यूज बनने हैं, इन्हीं के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं और इन्हीं के जो बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। आज का हमारा ये टॉपिक है नहीं, हमारा टॉपिक सिर्फ ये है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज को, ये हमने तरीका सीखना है। टोटल हमारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर अंदर हमने इनको सॉल्व करना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में देखो तो लिखा हुआ आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेट फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है, बट्टे वाली रकम, जो जब हम उसको डेसिमल में इशारिये में कन्वर्ट करें तो वो इशारिये के कुछ हिस्सों के बाद ख़त्म हो जाए। ठीक है, यानी उनके आखिर में ये नुक्ते ऐसे नहीं लगते, बस वो ख़त्म हो जाती, टर्मिनेट हो जाती है। और उर्दू में उसको कहते हैं मुख्ततम कसर इशारिया। ये वाली मुख्ततम कसर की निशानदही करें। बहुत ही इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। मैं आपको बता देता हूँ पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 10 तक आपका ये नंबर से रिलेटेड, रियल नंबर से रिलेटेड टॉपिक हैं। उनके अंदर एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर से ये वाली मरूजी बनी है। बाकी पार्ट्स भी मौजूद हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वहां से भी कोई और मरूजी भी बन सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने खास फोकस करना है इन टॉपिक्स के ऊपर, इन एक्सरसाइजेज के ऊपर जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं और इन पेजेस के ऊपर जो पेज यहाँ पे मेंशन है। अब आते हैं वापस अपने सवाल की तरफ। मुख्तसम कसर इशारिया या मुख्तसम कसर की इनकी निशानदही करें। पहला पार्ट है 1/3, दूसरा 8/11, तीसरा 5/7 और चौथा है 4/5। सिंपल ये है कि आपने बटे के नीचे 2 और 5 फैक्टर देखने हैं। इसके बटे में 2 नहीं है, लिहाजा ये मुख्ततम नहीं, गैर मुख्ततम है। इसके नहीं है, इसके बटे में नहीं है, इसके बटे में हमें नज़र आ रहा है 2, सॉरी 5 नज़र आ रहा है। 2 होता या 5 होता, इसके अलावा कोई और फैक्टर ना हो तो इसका जो आंसर बनेगा वो ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा इशारिये के बाद। आप मजीद कैलकुलेटर को यूज़ करके कर सकते हैं, 4 को अंदर रखें, 5 पे तकसीम करके भी कर सकते हैं। लेकिन सिंपल ये है कि आप बटे के नीचे 2 और 5 को ढूंढ लें। अगर बड़ी रकम हो तो उसके फैक्टर बना लें। जैसे अगर 25 होता तो 25 के आप यूं फैक्टर बना के देख लेते, 5 5 25।
ऐसे। तो इसके फैक्टर्स में सिर्फ 5 है, लिहाजा जिसके बटे में भी 25 आएगा, 2 का पहाड़ा आ रहा हो नीचे या 5 का पहाड़ा आ रहा हो या इन दोनों का मिल के आ रहा हो तो वो मुख्ततम कसर होती है। अच्छा, अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है पहले से, तो आप ऐसा कीजिए, मैथ लैब 281 चैनल के ऊपर सारी प्लेलिस्ट मौजूद है, डोमेन 1 डोमेन 2 हर एक्सरसाइज का सोल्यूशन वहाँ पे पड़ा है। तो आप जस्ट इतना लिखिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 और साथ लिख दे मैथ लैब या क्लास 8 मैथ लैब 281, सामने आपके एक्सरसाइज आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है जनाब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से बना हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल कहते हैं गैर नातक अदद को, तो आपने बताना है कि इनमें से गैर नातक अदद कौन सा है। तो गैर नातक अदद के लिए हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, ऐसा लफ्ज़ या ऐसी गिनती आ जाए जिसका नाम मुकम्मल मुरब्बा हो, यानी वो किसी नंबर का मुकम्मल मुरब्बा ना हो, तो वो नातक अदद बनाता है। 3.5 ये तो मुख्ततम में ख़त्म हो गई है, टर्मिनेट होगी, लिहाजा ये रैशनल है। ये क्या है? ये रैशनल है। और ये स्क्वायर रूट 2 देखें, अब इसके अंदर नामुकम्मल मुरब्बा आ रहा है, तो लिहाजा ये इर्रेशनल है। हमारा आंसर ये वाला है। इसकी बात करें 4 की, तो ये तो 2 का मुरब्बा है, यानी 2 का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, लिहाजा ये भी रैशनल है, नातक है। ये भी नातक है, रैशनल। हमें उसने पूछा है गैर नातक का, तो गैर नातक कौन सा है? जब स्क्वायर रूट के अंदर नामुकम्मल मुरब्बा आएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से। अब आप देख लीजिए 1.1 एक्सरसाइज के अंदर से 3 एमसीक्यूज बने हैं, लिहाजा ये सारी ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे लिख दी है इसके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो काफ़ी सारे, लेकिन उनमें 1, 2 एंड 4 जो ये 3 क्वेश्चन हैं, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बड़े अहम हैं। उसके बाद लिखा हुआ है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज। अब -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपने लेनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि इसके साथ जो नेगेटिव का निशान है उसको ख़त्म कर देना। तो अब -4 की जब आप ख़त्म करेंगे, वैसे तो तरीकाकार ये होता है, अगर 2 नंबर का आ जाए आप इसके साइड पे बार लगाते हैं, फिर ये जो बार होते हैं ये माइनस को ख़त्म कर देते हैं, तो इसका आंसर अकेला 4 आ जाता है। लेकिन एमसीक्यूज है, आप डायरेक्ट इसे टिक कर सकते हैं। फिर 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7। अच्छा, ये दो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव होता है इनवर्स और एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में आप सिर्फ निशान चेंज करते हैं, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है या ज़रबी माकूस होता है उसमें आप रकम को उल्ट देते हैं। अब ये ज़रबी माकूस हमसे पूछा गया है। आई एम सॉरी, अगर आपने इंग्लिश मीडियम की बजाय उर्दू मीडियम पढ़ा है तो आप ज़रा इस साइड वाली उर्दू वाली स्टेटमेंट देख सकते हैं इसकी। अब ज़रबी माकूस क्या होता है कि आप इस रकम को उल्ट दें, 7 है तो 7 को उल्ट करके 1/7 लिख दें, तो ये उसका ज़रबी माकूस या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, लिहाजा इसका आंसर 1/7 सी वाला है। लेकिन अगर एडिटिव इनवर्स की बात करता तो ये +7 था, आप इसका निशान चेंज कर देते, इसका निशान -7 होना था, जो कि इसका एडिटिव इनवर्स या जमाई माकूस बनना था। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से आया। यहाँ भी लिखा हुआ है कि 1.3 एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन अहम हैं, आप इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फिर भी बता देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैथ लैब 281 आपके सामने यूट्यूब पे हाजिर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा, बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर 28.4675 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वी गेट। यानी ये जो रकम है इसको 2 दर्जे इशारिये तक महदूद करना है। मतलब क्या कि आपने इशारिये के बाद 2 दर्जे रखने हैं, ये वाले, इस 7 को आपने ख़त्म करना है, इस 5 को आपने ख़त्म करना है। तो तरीकाकार ये होता है कि आप 1/1 ख़त्म करते हैं। इस 5 को अगर ख़त्म करेंगे तो 5, क्योंकि हमने ये असूल पढ़ा है कि 5 या 5 से बड़ी रकम हो तो उसको ख़त्म करें तो उसके पिछली वाली रकम में 1 ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा 28.468 बन जाएगा। फिर आपने क्योंकि इसको भी ख़त्म करना है, 8 जब ख़त्म होगा तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 7 बना देगा, लिहाजा 28.47 आंसर है, जो कि बिल्कुल इसके नीचे नज़र आ रहा है। तो जितने दर्जे आपको कहे गए हैं आप उतने दर्जे तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। बस ख्याल रखना है कि जिस नंबर को आप डिलीट कर रहे हैं, जिस डिजिट को, क्या वो 5 या 5 से बड़ा है? अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले में 1 ऐड हो जाएगा, जमा हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगली एक्सरसाइज पे, अगले पेज पे, और एक्सरसाइज है 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर है 3। बाई राउंडिंग ऑफ -32.435 अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा, इसमें ना 2 कैटेगरीज आती हैं। अगर आप 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखें ना, तो एक क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड, तो वहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज की बात की गई है। यहाँ बिल्कुल सिंपल है, तो जो पीछे असूल हमने यूज़ किया है कि अप टू 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ भी लिखा हुआ है 1 दर्जे इशारिये तक महदूद करें, तो आपने इस 4 को रखना है।
ठीक है, बाकी रकमें आपने ख़त्म कर देनी है। अब ये देखें 5 है, जब एक एक करके आपने उतारना है, 5 को ख़त्म करेंगे तो ये पीछे वाले में एक जमा कर देगा, तो ये बन जाएगा -32.44 आ जाएगा ऐसे। जबकि हमें सिर्फ ये वाला 4 रखना है, ये वाला 4 एक्स्ट्रा है, इस 4 को ख़त्म करेंगे तो पीछे वाले में कुछ भी जमा नहीं होगा क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो -32.4 इसका आंसर, यही इसका आंसर है। फिर चलते हैं जनाब 7 पार्ट के अंदर, जो कि 1.12 यानी 1/12 एक्सरसाइज का है क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट पेजेस कौन सी हैं, 34 से लेके 50 तक ये पूरा टॉपिक सेट से रिलेटेड है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई, अब नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो कुदरती आदाद का सेट n से ज़ाहिर किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और पॉजिटिवली इंक्रीज होते हैं, यानी जो चीज़ों को गिनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। W होल नंबर जिसको मुकम्मल आदाद कहते हैं, ये 0 से शुरू होता है और पॉजिटिवली इंक्रीज करता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, तो ये मुफरद आदाद होते हैं जो अपने अलावा किसी पे तकसीम नहीं होते और सिर्फ इनके दो फैक्टर्स होते हैं, दो आद होते हैं इनके, 2 3 5 7 11 13 17। और जो Z है इसको इंटीजर सेट कहते हैं या इसको इंटीजर ही कहते हैं। 0 और इसमें +1 होता है, -1 होता है, फिर +2 होता है, फिर -2 होता है, इस तरह के नंबर्स शामिल होते हैं। तो आपने ये चंद एक मशहूर इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो कि पेज नंबर 34 से लेके 50 के दरमियान में मौजूद होंगे थ्योरी के अंदर। आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है। यहाँ पे नेचुरल नंबर का आया क्वेश्चन, हो सकता है आपके पेपर में वो होल नंबर का पूछ ले, मुकम्मल आदाद का, हो सकता है वो मुफरद आदाद प्राइम का पूछ ले, हो सकता है वो रैशनल का पूछ ले, तो वहाँ पे ये सारे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। फिर आ गया जनाब क्वेश्चन नंबर 8, द सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, पहले 4 मुफरद आदाद। तो पहले हम लिख लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, ये वाले नंबर। ये अब इनमें से पहले कितने उठाने हैं, 4, ये वाले 2 3 5 7 कहाँ पे हैं, ये खड़े, तो ये इसका आंसर है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि 1.13 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ है इफ़ ए, अगर ये वाला सेट हो, देन पावर सेट ऑफ ए। हमने आपने करना क्या है, पावर सेट हो, सब सेट हो, इनका एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक आता है इस क्वेश्चन के पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, तो आपने ऐसे लिखना है 2 की पावर n, यानी जितने नंबर होंगे सेट के अंदर। इसके अंदर देखें तो 2 नंबर है, तो 2 की पावर 2 लिख दें, तो ये बन जाएगा 2 ज़रब 2, यानी 2 ज़रब 2 4 होता है। तो इसके जो पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद 4 होगी। बाज़ औक़ात ये होता है कि सिर्फ तादाद पूछी गई होती है, ये नहीं पूछा होता कि कौन कौन सी हैं, तो फिर आपने 4 को टिक कर देना है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे सारा खोल के बता दिया गया है, तो आपने पावर सेट ढूंढना है। तो पावर सेट यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, तरीका भी आपको सिखा देता हूँ कि जब आपने किसी भी सेट का पावर सेट लेना होता है तो आप उसके सब सेट लिखते हो, तहती सेट। सबसे पहले क्या लिखते हो, खाली सेट, फिर उसके बाद लिखते हो सिंगल सेट, पहला एलिमेंट ये W आ गया, फिर आप लिखते हो दूसरा एलिमेंट, ठीक है, खाली सिंगल सिंगल, फिर उसके बाद बारी आती है डबल एलिमेंट्स की, तो ये आपने डबल लिखे, 1 2 3 4 सबसेट बन गए। जब आप इन चारों सबसेट्स को किसी एक सेट के अंदर ऐसे क्लोज कर देंगे तो इसको कहते हैं पावर सेट, ठीक है। अब पावर सेट के एलिमेंट्स 4 हैं, हम ढूंढते हैं कौन कौन सा ये खाली सेट, W X, तो यही हमारा आंसर है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा फ़र्क भी आपको बता देता हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे सारे ही आंसर हैं। यहाँ देखिए, यहाँ उसने खाली सेट के साइड पे ब्रैकेट लगा दी, लिहाजा ये इस वजह से गलत लिखा हुआ है। और यहाँ पे 0 ले आया जबकि 0 इसके अंदर था ही नहीं, इसलिए ये नहीं है। इसके अंदर 1 ले आया जबकि इसके अंदर 1 था ही नहीं, तो सो हमारा जो आंसर है वो पहला पार्ट होगा। फिर आते हैं डी मार्गन के कानून की तरफ। डी मार्गन के अकॉर्डिंग टू डी मार्गन्स लॉ, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किस चीज़ के बराबर होता है। तो आप देखिए कि डी मार्गन के दो कवानीन होते हैं, एक यूनियन से रिलेटेड होता है, दो सेटों का यूनियन लेके फिर उनका कंप्लीमेंट लें, या दो सेटों का कंप्लीमेंट पहले ले लें, सॉरी इंटरसेक्शन पहले ले लें फिर उनका कंप्लीमेंट लें। तो ये बराबर किसके होता है, पहले के कंप्लीमेंट के और दूसरे के कंप्लीमेंट के। सिमिलरली ये वाला भी पहले के कंप्लीमेंट और दूसरे के कंप्लीमेंट के बराबर होता है। लेकिन ये जो यूनियन का आपको साइन नज़र आ रहा है ये इंटरसेक्शन में बदल जाता है, और जो इंटरसेक्शन का है ये यूनियन में बदल जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि डिमार्गन के दो कानून हैं, दो में से जो भी कानून आपको पेपर में दिया गया आप उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब ढूंढ लें। ये देखें ये यूनियन दिया गया, तो जब अलग-अलग कंप्लीमेंट आएगा तो ये इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। लिहाजा ऑप्शन नंबर सी इज़ बेस्ट ऑप्शन, यही सही है।
आप दूसरा पहलू भी याद रखिए कि अगर इंटरसेक्शन वाला आ जाए तो आपने फिर इसको टिक नहीं करना, फिर ये वाला आंसर सही होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमने पिछली स्लाइड शुरू की थी, कहाँ चला गया, ये वाली, तो यहाँ आप देखिए जो पहले आपको एमसीक्यूज 4 नज़र आए हैं, ये वाले 4 एमसीक्यूज, ये एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं नंबर्स, रियल नंबर्स, वहाँ से आए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 6 है, जो पार्ट नंबर एमसीक्यूज 5 6, ये दो आए हैं राउंडिंग ऑफ वाले से। फिर 7वें से लेके 7वां 8वां 9वां 10वां और आगे भी है 11वां, ठीक है, 11वां 12वां। तो ये देखिए अगर आप 4 से लेके 6 सिर्फ सेट वाले टॉपिक से बन रहे हैं, 6 एमसीक्यूज। तो जिसको सेट वाला चैप्टर आता है उसके 6 ये वाले हो जाएंगे। जिसको पहला चैप्टर आता है डोमेन 1 की पहली 3 एक्सरसाइजेज, उसके 4 हो जाएंगे। यानी जिसको ये 5-7 एक्सरसाइजेज आती हैं उनके ये पहले 10 एमसीक्यूज तो पक्के हो जाएंगे। और फिर 2 ये वाले भी साथ शामिल कर लें। अब 34 से लेके 50 पेज तक सेट्स हैं, उनमें 1.16 एक्सरसाइज 1/16 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने क्या करना है, एक सेट ये ए है, दूसरा सेट बी है, इन दोनों का यूनियन मालूम करना है। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, पहले सेट और दूसरे सेट को इकट्ठा किया। कैसे करेंगे, इधर से 1 आ गया, फिर उसके बाद 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया। इधर से अगर देखें तो 2 पहले आ चुका है, नहीं लिखते हम, 4 पहले आ चुका है, नहीं लिखते, 6 को लिख देते हैं, ये 6 आ गया, फिर उसके बाद 7 आ गया। तो ये भाईजान यूनियन है दोनों सेटों का। इसी तरह अगर इंटरसेक्शन की बात करता, तो काते की बात करता, तो हम क्या करते, इन दोनों में जो कॉमन है यानी 2 और 4 वो आंसर आता। लेकिन अब यूनियन की बात की है तो 1 2 3 4 5 6 7 ढूंढ लें, 1 2 3 4 5 6 7, ए ऑप्शन हमारा आंसर है। ये नहीं है क्योंकि इसके अंदर 9 आ गया जो कि था ही नहीं। ये नहीं है क्योंकि इसके अंदर 10 आ गया और ये खाली सेट है, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। फिर 12 पार्ट है, वो भी सेट से रिलेटेड है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए 1 2, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इनकी तादाद मालूम करनी हो तो फार्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब है कि कितने अरकान इसके अंदर मौजूद हैं सेट के। तो सेट में 2 अरकान नज़र आ रहे हैं। पावर 2 का मतलब है कि नीचे वाले नंबर को उसी से ही 2 दफ़ा ज़रब दे दें। अब 2 ज़रब 2 ये क्या होता है, 4। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे आंसर कौन सा है, ये वाला। इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन और भी आ सकता है। यानी आपको सेट दे दिया जाए, सेट का नाम हो बी और उसके अंदर अरकान हो ए बी सी डी, और आपसे ये पूछ लिया गया कि आप बताइए कि इसके सबसेट या पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे, फिर 2 को 4 दफ़ा ज़रब दे देंगे। 4 से ज़रब नहीं देना, 4 दफ़ा ज़रब देना होगा। 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब 2 16 सबसेट्स इसके बनेंगे। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रॉपर सबसेट कितने होंगे और इम्प्रॉपर कितने होंगे। 16 में से एक माइनस कर दें तो जो 15 होंगे ये प्रॉपर सबसेट होंगे, ये जो एक माइनस किया 16वां ये इम्प्रॉपर या गैर क्या बोलते हैं इसको उर्दू में, पता नहीं, प्रॉपर सबसेट और वाजिब तहती सेट, सॉरी, वाजिब तहती सेट और गैर वाजिब तहती सेट। जो 15 होंगे वो वाजिब तहती होंगे और जो एक होगा वो गैर वाजिब होगा। हमेशा आपने क्या करना है, टोटल तादाद में से एक जो होता है वो गैर वाजिब तहती होता है, उसमें से बाकी जो होंगे एक निकाल के वो वो वाजिब तहती होंगे, और जो एक होगा वो गैर वाजिब तहती होगा, जैसा मैंने इधर बताया। ये अगर आपको नहीं पता ना तो आप 1.13 एक्सरसाइज मैथ लैब पे देख लीजिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रोपोर्शन। अब इसके एक्स के आपने वैल्यू निकालनी। जैसे ही प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आए तो आपने इन किनारों वालों को आपस में ज़रब दे देनी है, इनको आपस में ज़रब दे देनी है। अगर तो फार्मूला लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि तरफैन का असल ज़रब बराबर वस्तैन का असल ज़रब, या प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, फिर भी ईजी है। नहीं तो ये आपको तुका शार्ट तरीका बता देता हूँ, 3 को 12 से ज़रब दे दें ऐसे, और जो दरमियान वाले x है इसको x से ज़रब दे दें। जब x से ज़रब होगा तो x की ताकत 2 बन जाएगी, और इधर 12 को 12 12 2 24, 12 3 36 हो जाएगा ज़रब होके। फिर इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे आप ले लें स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट आप देखिए तो ये 6 की वजह से बनता है, 6 6 36 ऐसे। ये कैंसिल हो गया, x के ऊपर ये जो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो x का जो आंसर था वो 6 आ गया। नीचे देख लीजिए है कहीं पे 6, ये खड़ा, ये आंसर है हमारा। तो आपने इस तरह से इनको सॉल्व करने के बाद आपने आंसर को टिक करना है, जल्दी नहीं करनी, ना ही नकल लगानी है आपने। कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 14 है जनाब, अगर 10 पेंसिलों की कीमत 100 रुपये हो, पहले तो इतनी बात देख लें, 10 पेंसिलों की कीमत 100 रुपये है, तो आप 100 को 10 पे तकसीम करें तो एक पेंसिल आपको 10 रुपए की मिलेगी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है।
एक पेंसिल 10 रुपए की। तो सवाल ये है कि 15 ऐसी पेंसिलों की कीमत कितनी होगी, इसको 15 से ज़रब दे दो 150 हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करें ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले से, तो ऊपर आप लिखें पेंसिलों की तादाद, नीचे 10 लिखें पेंसिल, फिर आगे रुपए लिखें 100, फिर इस तरह 100, फिर आप इसके नीचे लिखें कि 15 पेंसिलें हैं, फिर इसके नीचे लिखें एक्स, फिर एक्स वाली को यूं कर दें, फिर इसको यूं कर दें, फिर जिस साइड पे ये हेड आ रहा है ये वाला, उसको आप बटे के नीचे रखें ऐसे, और ये 15/10 है, ये वाला 100 इधर आके ज़रब हो जाएगा ऐसे, और इधर एक्स की कीमत आएगी 10 10 100 10 आई एम सॉरी, ये 15/10 था, सॉरी 15/10, तो ये 150 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो आप पहले एक ही कीमत निकाल लें, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, और ये छोटी क्लासेस के अंदर यूनिटरी मेथड के ज़रिए सॉल्व होती हैं। आगे आ जाते हैं 15वें सवाल के अंदर। 1.17 एक्सरसाइज का, इन द प्रोपोर्शन यू वी डब्ल्यू एक्स द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज। अच्छा ये देखिए, यू डिफरेंट है, वी और चीज़ है, डब्ल्यू और है, एक्स और है। तो अगर चारों मुख्तलिफ हों तो फिर इसमें ये पहला प्रोपोर्शनल है, ये दूसरा प्रोपोर्शनल है, ये तीसरा है, और ये चौथा है एक्स। तो इसमें सिंपल ये जो एक्स है ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है, चौथा मुतनासिब है। अगर डिफरेंट हो, अगर सेम हो, तो फिर आप उसको एक काउंट करेंगे। आगे चलते हैं जनाब, हम पार्ट नंबर 16 पे। द प्राइस ऑफ अ टॉय, एक खिलौने की कीमत 100 रुपये, इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 90 रुपीज़, अगर वो 90 रुपये का बिका है, देन द डिस्काउंट प्राइस। अब देखिए 100 रुपये का था, 100 की बजाय वो 90 रुपये का बिका है, तो आप इसमें से माइनस करें तो 10 रुपये डिस्काउंट हुआ है भाई। अब 10 रुपये की फ़ीसद आपने मालूम करनी है। तो वैसे तो डायरेक्ट अगर देखें तो कुल कीमत 100 रुपये है, लेकिन आप फार्मूले के ज़रिए देखें तो आप क्या करते हैं, फार्मूले के अंदर मैं इधर लिख देता हूँ, जो डिस्काउंट होता है ये बराबर होता है, डिस्काउंट ये बराबर होता है, अगर परसेंटेज निकाल रहे हैं तो डिस्काउंट जो गिनती के अंदर है बटे में आ जाएगा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो ऊपर लिखी होती है डब्बे के, इसके ऊपर लिख दें, क्या हो गया इसको, हंड्रेड परसेंट। ठीक है। अब डिस्काउंट आपको मिला है 10 रुपए का, और जो डब्बे के ऊपर कीमत लिखी हुई थी खिलौने के वो 100 रुपए थी, और आपने इसको 100% से ज़रब देना है। ये 100 से 100 कैंसिल, और ये 10 आंसर आया, साथ में इसके ये परसेंटेज का साइन आ गया, तो 10% हुई है। आपने क्या करना है, क्योंकि बाकी सारे ये पेज नंबर 67 तक कैंसिल किए हुए हैं, तो 67 से आगे, सॉरी उससे पहले ना 3 टॉपिक हैं। एक है प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करना, प्रॉफिट गिनती में मालूम करना। फिर उसके बाद है लॉस या नुकसान जिसको कहते हैं, ये प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर मालूम करना, और वैसे गिनती के अंदर। और तीसरा टॉपिक है डिस्काउंट। ये आपने करने हैं 3 टॉपिक। इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं जिनके अंदर तरका आ जाता है, इनहेरिटेंस है और इस तरह के मज़ीद टॉपिक्स हैं, पार्टनरशिप वगैरह है, इंश्योरेंस है, वो कैंसिल करने हैं। ये 3 आपने लाजमी करने हैं, क्योंकि इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने कौन से टॉपिक्स करने हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं करने। अब आते हैं हम MCQs नंबर 17 पे। अली बॉट अ कार फॉर ₹5,00,000। ये पहला ही क्वेश्चन है 1.20 एक्सरसाइज का ना, पेज नंबर 64 से लेके 67 तक, 67 तक, ये 3 टॉपिक कवर करेंगे ये वाले पेजेस, और इनके अंदर ये एक्सरसाइजेस दी गई हैं 3। एक एक्सरसाइज प्रॉफिट से मुतल्लिक है, लॉस के मुतल्लिक है, और एक डिस्काउंट से मुतल्लिक है। अली ने एक कार 5 लाख की खरीदी और 5,60,000 में बेच दी, इसका नफ़ा क्या होगा? तो डेफिनेटली हर बच्चा जानता है कि जो बड़ी अमाउंट होती है उसमें से छोटी को आपने माइनस कर देना है, और वैसे अगर फार्मूले की तरफ जाएं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये आ गया जी आपकी जो उसने प्रॉफिट लिया है 60,000 रुपये का। लेकिन अगर वो कहता कि यही प्रॉफिट परसेंटेज में निकालो, तो फिर आप क्या करते, आप प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाते। जो नफ़ा होता है परसेंट के अंदर मालूम करने के लिए, नफ़ा आ जाएगा इस तरह से, बटे में आ जाएगी कॉस्ट प्राइस, कीमतें खरीद जिसको कहते हैं ना, कीमतें खरीद। क्योंकि नफ़ा और नुकसान कीमतें खरीद पे होता है, जबकि डिस्काउंट जो होता है ये मार्क प्राइस के ऊपर होता है। ये आपने याद रखना है, गलती नहीं करनी। तो फिर आप ये नफ़ा ऊपर लिखते 60,000 बटा कीमतें खरीद जो कि 5 लाख थी, और इसको ज़रब दे देते 100 तो परसेंटेज में जवाब आ जाता।
उसके बाद है 18 जो कि 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसके अंदर 83 पेज से लेके 90 पेज तक मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर एक एमसीक्यूज नहीं बनना, एटलीस्ट 4 से 5 एमसीक्यूज बनेंगे जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड होंगे। आपने करना क्या, जैसे 18वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, द फार्मूला टू कैलकुलेट फोर्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस की एन टर्म निकालने का जनरल जो फार्मूला होता है वो होता है ए एन बराबर A1 इंटू एन माइनस 1D। तो ये आपने याद किया होगा। इसमें वो कह रहा है फोर्थ कीमत निकालें, तो आप एन की जगह पे 4 रख दें, ये आ जाएगा A4 बराबर A1 प्लस एन की जगह पे जैसे ही 4 लिखेंगे -1D है, तो इसमें से 4 में से 1 निकलेगा, 3 आ जाएगा, A1 प्लस 3D। तो ये इसका आंसर खरा, A1 प्लस 3D, बाकी कोई भी नहीं है। उसके बाद चलते हैं 19 में, ये भी सीक्वेंस से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है देन 5वीं टर्म क्या होगी, एन की जगह पे आपने 5 पुट करना है। तो ये देखिए, ये एन की जगह पे जैसे ही 5 आएगा तो 5 × 2 10 जमा 5 15 इसका आंसर है। जुबानी हो रहे हैं, जुबानी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए, जो कि 2.2 का है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस की अगली टर्म निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस देखते हैं, यानी 4 ऐड करें 5 के अंदर तो 9 बन गया, 9 में 4 जमा करें 13 बन गया, 13 में 4 जमा करें 17 बन गया। तो यही पैटर्न अगर आप फार्मूले लगाए बगैर आगे लिखते जाएं तो आपको जितनी मर्जी टर्म आप मालूम कर सकते हैं। 17 में 4 जमा किया 21, 21 में 4 जमा किया 25। तो ये देखिए, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, और ये 21 पाँचवीं आ गई, ये छठी आ गई। हमसे पूछा गया है द नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट क्या होगी, 17 के बाद 21 होगी भाई, ये वाला इसका आंसर है। फिर हम चलते हैं आगे वाले पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 21, द फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब देखें, इसके अंदर से 4 एमसीक्यूज बन गए हैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से। तो इसमें क्या होता है कि आप ज़रब दे के चेक करते हैं अगली रकम कैसे बनी है, या उल्टा अगर प्रोसेस करें, इधर से ऐसे देखें तो तकसीम करके निकलती है रकम। अब 8 को 2 पे तकसीम किया, 2 पे तकसीम किया 4 आ गया, 4 को 2 पे तकसीम किया 2 आ गया, 2 को 2 पे तकसीम किया 1 आ गया। तो पता चला कि इस साइड से अगर देखें तो 2 से ज़रब हो रही है, 2 को ज़रब दिया 1 से 2 बन गया, 2 को ज़रब दिया 2 से 4 बन गया, 4 को ज़रब दिया 2 से 8 बन गया, 8 को ज़रब देंगे 2 से 16 बन जाएगा, 16 को ज़रब देंगे तो ये 32 बन जाएगा। अब हमसे 5वीं टर्म डिमांड की गई है, पहली ये वाली, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, और 5वीं कौन सी आ गई, 16 आ गई। ये आंसर है इसका भाई। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, और अगर आप इस तरह से नहीं निकालना चाहते, आपने कहा है कि हमने फार्मूला ही लगाना है, तो फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, an बराबर A1 r⁻n−1। तो आप इसके ऊपर 5 लिख दें, इधर कॉमन जो रेशो आ रही थी वो इनकी आ रही थी, 2 आ रही थी ना, तो r की जगह पे 2 आ जाएगा, r की जगह पे 2, A1 जो है इसके अंदर 1 है, और n की जगह पे आपने 5 पुट करना है और इसको सॉल्व कर लेना। फिर उसके बाद आ गया 92 से 102 पेज तक फैक्टराइजेशन है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके अंदर काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं। अगर मैं कहूँ कि 4-5 एक्सरसाइजेज हैं तो मुबालगा नहीं होगा। उनमें डिफरेंट टाइप्स हैं फैक्टराइजेशन की। एक टाइप उसके अंदर ये होती है कि आप पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। आप लिखते हैं पहली माइनस दूसरी विदाउट पावर्स, फिर आप लिखते हैं पहली जमा दूसरी बगैर पावर्स के। अब ये देखिए, ये लिखा हुआ है एल का स्क्वायर माइनस 5m का स्क्वायर। आप इसको यूं लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं 5, और एम को लिख सकते हैं यूं। तो ये बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एक दफ़ा आ जाएगा एल माइनस एम, और दूसरी दफ़ा साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एल प्लस एम, 5m। देख लीजिए कहाँ पे ऐसी रकम मौजूद है, एल माइनस 5m, एल प्लस 5m, ये आंसर है। वैसे तो ये भी लग रहा है उसी जैसा, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, लेकिन आपने इसको प्रॉपर सॉल्व करके अगर आंसर निकालेंगे तो बेहतरीन निकल आएगा। पार्ट नंबर 23 है जो कि इन्हीं से रिलेटेड है, यानी अलजबरा से रिलेटेड। कहा गया है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक्सरसाइज 2.4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। मैंने इसके अंदर ये देखिए डिटेल सारी यहाँ शामिल कर दी है कि ओपन एंड क्लोज जो सेंटेंसेस होती हैं अलजेब्रिक, उनका भी एमसीक्यूज़ बन सकता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, इनइक्वलिटी क्या होती है, पोलिनोमियल क्या होती है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होती हैं, और इसके बाद एक और इनके साथ आप शामिल कर लें ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, दर्जा क्या होता है, उर्दू में इसको दर्जा कहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है तो ये इसी एक्सरसाइज से बना हुआ है।
अच्छा, अब उसने पूछा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अददी सर उर्दू में कहते हैं। तो जो ऐसी गिनती जो वेरिएबल के शुरू में आती है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो -5 आ रहा है भाई। फिर उसके बाद पूछा गया 24 में द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसकी डिग्री पूछी गई है। उर्दू में इसको दर्जा कहते हैं। हर टर्म का अलहदा दर्जा होता है, वेरिएबल की पावर्स को आपने इकट्ठा करना होता है। यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, जमा करेंगे तो 3 बन जाएगा, लिहाजा ये इसका जवाब है। फिर चलते हैं पार्ट नंबर 25 की तरफ। इसमें है पेज नंबर 92 से 102, वही फैक्टराइजेशन ही चलती आ रही है। ये देखिए x² प्लस x माइनस 6। तो पहले होता है कॉमन लेना, फिर उसके बाद होता है जोड़े बनाना, फिर उसके बाद फार्मूला चेक करना, या इसको उर्फ़ी आम में कहते हैं मिडल टर्म ब्रेक करना। आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं, उन्हें जमा करें तो बने 1x, और उन्हें ज़रब दें तो बने 6। तो ये दो नंबर हैं x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, इसमें से x कॉमन आ गया, ऐसे इसको लिख लें। ये रफ वर्क में कर रहा हूँ, इसलिए कोई बराबर और किसी कायदे को फॉलो मैं नहीं कर रहा। कॉमन आ गया, लिहाजा साइन चेंज होगा, +3 आ गया, पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई, x प्लस 3, और बाकी रह गया x माइनस 2। अब देख लीजिए ये दो फैक्टर किस जगह पे मौजूद हैं। 3 प्लस का होना चाहिए और 2 माइनस का होना चाहिए। 3 प्लस का और 2 माइनस का, 3 प्लस का और 2 माइनस का, ये फैक्टर खड़ा पहले नंबर पे। ये नहीं है, लगभग बिल्कुल उसी जैसा रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, एक उल्ट प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। अगर आप ये वाला काम नहीं करना चाहते तो फिर आप कैसे ये जो आंसर दिए गए हैं जवाब, उनकी मदद से कैसे आप वापस ये वाली रकम बना सकते हैं। ये ब्रैकेटों की ज़रब है, या तो इनको सिंपल ज़रब दे दीजिए या फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। एक दफ़ा इन दोनों को जमा कर लीजिए। ये देखिए एक्स का स्क्वायर, इन दोनों को जमा करेंगे तो बाकी रहेगा जमा का 1x, साथ वेरिएबल लिखना है। फिर इन्हीं दो को ज़रब दे दें, -3 ज़रब 2 6। तो ये देखिए इन फैक्टर्स की वजह से वापस ये रकम भी बन रही है। या तो उल्ट प्रोसेस कर लें या जैसे मिडिल टर्म ब्रेक किया वैसे कर लें, दो तरह से हो जाएगा। तो ये जनाब आपका पार्ट नंबर 25 था। इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 26 की तरफ। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो टॉपिक है ना लीनियर इक्वेशंस वाला, वो कैंसिल है बुक के अंदर, वो आपने नहीं करना। लेकिन जो लीनियर पोलिनोमियल है ये लाजमी करना है। 2.4 एक्सरसाइज इसकी डिटेल में आपको ये बता रहा था, इसके लास्ट में ये दिया हुआ है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। यानी इसमें लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, अगर उर्दू में देखें यक दर्जी है, दो दर्जी है, तीन दर्जी है, ये वो वाली बातें हैं। लीनियर होती है जिसमें कॉफिशेंट बेशक जो मर्जी हो, लेकिन वेरिएबल की पावर एक हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो। तो इसमें देख लें एक्स की पावर 2 है, लिहाजा ये तो नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है या दो दर्जी है। ये यक दर्जी है, इसको इंग्लिश में लीनियर कहते हैं। ये दो दर्जी है और ये है ही नहीं पोलिनोमियल, लिहाजा ये लीनियर है या यक दर्जी है। पार्ट नंबर 27 में आ जाइए। कह रहा है द प्रोडक्ट कहते हैं ज़रब को, हासिल ज़रब, इन दो की हासिल ज़रब। अब देखें, आपने गिनती से गिनती को ज़रब देना है, ब्रैकेट लगा के लिख लें 4x² जो आपने असूल पढ़ा हुआ है। अगर हल करना चाहते हैं तो ऐसे गिनती से गिनती को ज़रब दे दें, 4 3 12 बन जाएगा, और वेरिएबल से वेरिएबल को ज़रब दे दें। x से ज़रब होगा तो पावर जमा हो जाएगी 3, और साथ में y आ जाए 12, x की 3 y, ये पहला ही ऑप्शन है। ये x की 2 y है, ये गलत है। ये x की 1 है, y की 3 है, गलत है। ये x की 1 है, y की 2 है, ये गलत है। ये सिर्फ सही है। उसके बाद आते हैं जनाब पेज नंबर 131 से लेके 143 तक, जो कि आपकी 3 शक्लों से रिलेटेड है। 3 शक्लें कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। पेपर के अंदर कौन कौन सी 3 शक्लें शामिल हैं। सबसे पहले दायरा, सर्कल, इसके क्वेश्चंस शामिल हैं, और ये आएंगे 131 से लेके 143 तक। एक्सरसाइज 2.2, 3.2, 3.3 और 3.4, ये इधर भी लिखा हुआ है ना, ये देखिए, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, पैथागोरस थ्योरम, और ये यहाँ तक चलेगा। सर्कल इसके अंदर शामिल है। सर्कल के बाद जो सफ़ेयर होती है जिसको हम फुटबॉल कहते हैं, ये शामिल होगी। इसके बाद इसके अंदर शामिल होगी ट्रायंगल, पैथागोरस थ्योरम वाली, पहली एक्सरसाइज 3.1, और चौथी शक्ल शामिल होगी पिरामिड की। ठीक है। अच्छा, ऐसे बच्चे जिन्हों को नहीं पता कि पिरामिड क्या होती है, ये 4 शक्लों के बारे में नहीं पता, तो आप मैथ लैब पे एक्सरसाइज 3.1 सर्च कर सकते हैं, 3.2, 3.3, सब सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सर्कल के बारे में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल का एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, एंड पासिस थ्रू द सेंटर, जो इसके सेंटर से भी गुजरे। ऐसे इसके सेंटर के अंदर से गुजर के अगर कोई लाइन जा रही है तो आपने बताना है कि भाई वो लाइन क्या कहलाती है, इस लाइन का नाम क्या है। तो इस लाइन का नाम हम कहेंगे इसको डायामीटर,
और अगर आधी होती तो उसको रदास कहते। आगे ये चारों की डिफरेंट आगे डिटेल्स हैं। रदास किसे कहते हैं? कुतर का हाफ रदास कहता है। टेंजेंट या ममास किसे कहते हैं? एक ऐसी लाइन जो बाहर दायरे को टच करके गुजर जाए उसको टेंजेंट कहते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करे दायरे के। और कार्ड क्या होता है? वतर, ये भी 2 पॉइंट्स को ही टच करती है लेकिन सेंटर से नहीं गुजरती, उसको कार्ड कहते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे लिखिए एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.4, जो भी आप देखना चाहते हैं। सर्कल के बारे में देखना चाहते हैं तो आप लिखें सर्कल 3.1 और साथ लिख दें मैथ लैब 281। आपके सामने वीडियो आ जाएगी मेरे चैनल की, वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ समझाया हुआ है। अभी हम 28 MCQ तक पहुँचे हैं और तकरीबन पौना घंटा होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, वीडियो हमारी बड़ी हो रही है, लिहाजा मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया जनाब इसी के अंदर ये जो फुटबॉल होती है जिसको हम सफ़ेयर कहते हैं या तरबूज होता है। अब लिखा हुआ है 29 द फार्मूला टू कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर। अब देखें यहाँ पे एरिया का फार्मूला लगेगा, लेकिन हो सकता है जो पेपर आप दें उसमें एरिया की बजाय वो वॉल्यूम पूछ ले। फिर तो आपने क्या करना है, इन एक्सरसाइजेस को थॉरली अच्छे तरीके से करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सैम्पल पेपर है और इसी में से 100% हो जाएगा, नहीं। आपने ये टॉपिक्स करने हैं, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे सारे टॉपिक्स, ठीक है। मैं बरियोस जिम्मा हो रहा हूँ, यहाँ ये लिखा हुआ एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? 4πr², ये लिखा हुआ। और जो इसका वॉल्यूम होता है उसके लिए फार्मूला चेंज हो जाता है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है वॉल्यूम का फार्मूला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर। अब रेडियस क्या होता है? r 1 सेंटीमीटर है। देन सरफेस एरिया, अब देखें ये ऊपर फार्मूला आ गया 4πr²। तो इसको अगर हम लिखें सरफेस एरिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ इसका रकबा कितना होगा? एरिया ए से जाहिर होता है और फार्मूला बन जाएगा 4πr²। और 4 ऐसे ही आ गया। अब ये देखिए इसमें पाई की कीमत नहीं लगानी, पाई को वैसे ही रखना है। आर की जगह पे आप क्या पुट कर दें? 1, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सो 4π और इसके साथ यूनिट लिख दें सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर तो होता वॉल्यूम तो यहाँ पे 3 आती पावर, लेकिन अब एरिया है, रकबा है, तो रकबे के लिए पावर 2 आती। कहाँ पे है? 4π सेंटीमीटर स्क्वायर, ये खड़ा। फिर उसके बाद चल 31, इसमें लिखा हुआ है द स्लैंट हाइट ऑफ गिवन पिरामिड इज। अच्छा ये शक्ल देख लें आप, ये ना 3 ट्रायंगल्स या 4 ट्रायंगल्स मिलती हैं और नीचे एक स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होती है, उसके ऊपर एक शक्ल इस तरह की बन जाती है। इसको अहराम कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में इसको पिरामिड कहते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 इसकी डिटेल के साथ मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं जाके। अब इसमें क्या पूछा है उसने? सिर्फ ये पूछा है कि इसकी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कहते हैं तिरछी बुलंदी को। ये वाली जो हाइट जा रही है इसको तिरछी कहते हैं, ये वाली सेम होगी, ये वाली सेम होगी, इसके पीछे एक और है ये जा रही। ये 4 जो है ना टेंट टाइप ये जो होती हैं लंबाइयाँ, इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। और ये जो ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नीचे आ रही है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जैसे तंबू के नीचे वो लगा होता है ना टेंट के नीचे बांस, ये वाली, इसको हाइट कहते हैं। ये 6 जो सिंपल हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। और जो ये वाली ऐसे आ रही है ये बेस कहते हैं इसको। ये जो आपको बड़ी बेस नज़र आ रही है इसका हाफ होता है। तो बेस की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगी 6, 12 का हाफ भी 6 होता है, ये वाली 6 है। तो ये अब असल में एक ट्रायंगल बन रही है ऐसे, ये 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और एक ये वाली 12 का हाफ जो कि 6 सेंटीमीटर होगा। और हमें कहा गया कि ये वाला इसका जो ये है ना हाइपोटेनियस या वतर, ये मालूम करके बताओ, ये वाला स्लैंट हाइट। तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, मसला फिथागोरस। वो हमें कहता है कि अगर आपने वतर की लंबाई मालूम करनी हो ना तो वतर का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर जमा जो हाइट होती है एल्टीट्यूड उसका स्क्वायर। ये बन गया 36, 6 का स्क्वायर, फिर ये बन गया 36 और एक्स की पावर 2 है। 36 जमा 36 72 हो गया। एक्स की पावर 2, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा और जो 72 है इसका जवाब आ जाएगा 8.48 एंड चलता जाएगा सेंटीमीटर ये साथ। अब इसको राउंड ऑफ करें तो 49 बन जाएगा ना। तो इधर देख लें, ये नहीं है, ये नहीं है, 8.49 ये वाला सही है। तो स्लैंट हाइट इस तरह से निकलती है। अब पिरामिड का वॉल्यूम भी होता है, पिरामिड की बेस निकालनी भी होती है, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट इसी से मुतालिक है, आप मैथ लैब पे जाके देख सकते हैं। फिर 32 क्वेश्चन आ गया, इफ़ रेडियस ऑफ अ स्फीयर, अब आर दिया गया, कहाँ कितना? 3 सेंटीमीटर अदास है। देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो आपने इसका वॉल्यूम निकालना है। 4/3πr³ फार्मूला लगाना है, 4/3πr³। अब इसमें अगर मैं फार्मूला लगाऊं 4/3, पाई की कीमत नहीं लगानी, क्यों कि क्वेश्चन के अंदर उसने रोका हुआ है। 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 दफ़ा ज़रब दे के लिख लें या इसकी जगह पे 27 लिख लें। 3 ज़रब 3 ज़रब 3
ये नीचे वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया, ये 3 ज़रब 3 9, 9 4 36 पाई, और वॉल्यूम के लिए जो यूनिट होता है उसकी पावर 3 होती है, तो वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का इंपॉर्टेंट है। 3.4 एक्सरसाइज ये लिखा हुआ, ये देखें पिछली स्लाइड के ऊपर भी इसका एक एमसीक्यूज था, बल्कि 2 थे। अब ये आ गया 36 पाई आर क्यूब, कहाँ पे आंसर भाई इसका, ये खड़ा। फिर चलते हैं 33 में, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। ये पैथागोरस थ्योरम है, मसला फिसागोरस 3.1 एक्सरसाइज में इस्तेमाल होता है। तो अब कैसे निकालोगे इसकी हाइट, बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा। जो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर जमा एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। इसको निकालेंगे 144 और 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड कर दें, ये बन जाएगा 5 जमा 4 9, 4 जमा 2 6, और ये एक आ गया एक्स का स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें और ये 13 का बन जाएगा स्क्वायर, यानी 13 इसका जवाब है ये वाला। 34 में है जी, डोमेन नंबर 4 के अंदर से आया 4.1 4.2, इनके अंदर एक ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ मैंने लिख दिया कंग्रेंट एंड सिमिलर फिगर्स, यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा, ठीक है। तो कंग्रेंट क्या होता है, ऐसी दो शक्लें जिनका सब कुछ सेम हो, सेम का मतलब इनके एंगल जो होते हैं, इनके अंदर एंगल सेम हो, इनकी जो साइड्स हैं वो भी सेम हो, इनकी जो शेप है वो भी सेम एक जैसी नज़र आ रही हो। तो जो सिंपल तरीका है वो हम देखते हैं कि ये शक्लें बिल्कुल एक दूसरे की फ़ोटोकॉपी लग रही हैं, लिहाजा ये ही कंग्रेंट फिगर्स हैं। ये क्यों नहीं है, क्यों कि इसके अंदर ये जो एंगल है ये और है, ये एंगल 90 डिग्री का है, लिहाजा इनके एंगल सेम नहीं है, इसलिए ये कंग्रेंट नहीं है। ये लग तो सेम रही हैं बिल्कुल, इसको सिमिलर कहेंगे हम, क्यों कि इसकी हाइट इस साइड पे है और इसका जो ये वाला हाइपोटेनियस इस तरफ मुंह है, इसका इस तरफ मुंह है, लिहाजा एक जैसी ये सिमिलर तो हैं लेकिन कंग्रेंट नहीं है। कंग्रेंट का मतलब होता है 100% एक जैसा, शेप एंगल साइड सब कुछ एक जैसे होने चाहिए। फिर चलते हैं जनाब हम नेक्स्ट 34 में, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कंग्रेंट फिगर्स, ये अगेन वही आ गया, ये आ गया पार्ट। फिर उसके बाद 35 है जनाब, इफ़ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी एस आर कंग्रेंट। अच्छा, कंग्रेंट के ये वाला इस्तेमाल होता है, बराबर भी हैं और इसके ऊपर ये भी आता है, ये कंग्रेंट का साइन है। देन पेयर ऑफ कंग्रेंट साइड्स आर, अच्छा पेयर का मतलब ये है कि दरमियान में ऐसे शीशा लगा दिया है, शीशा लगा के ना, तो आपने ये बताना है कि इधर वाली साइड दूसरी साइड किसके साथ मैच कर रही है। ये देखें ये पी क्यू साइड है, ये वाली ऐसे बिल्कुल ऐसे, तो दरमियान में मिरर लगा हुआ है, इसके जो उल्ट साइड बनेगी वो पी एस बनेगी, पी एस साइड। फिर इनके ऊपर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये जो क्यू आर है ये वाली, इसका उल्ट बनेगी आर एस, क्यू आर इसके बनेगी कंग्रेंट आर एस ये, और ये वाली साइड हो चुकी है, ये पी आर के कंग्रेंट है, पी आर दोनों ट्राइंगल के अंदर पी आर कॉमन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं वैसे, अगर आप 9th-10th में पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स। अब देखें ये इसमें से पी क्यू पी एस पहले नंबर वाली ही दी गई है, ये पी क्यू क्यू आर से है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। पी क्यू पी आर से है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। और पी आर जो है देख लें, यहाँ से भी देख सकते हैं, पी आर पी एस के नहीं है बल्कि पी आर से ही कंग्रेंट है, तो ये इसका आ गया जनाब। सेम साइड्स आपने बतानी है, अच्छा सेम लेंथ हो उनकी, सेम एंगल हो। 36 है, द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट अंडर पी क्यू आर और एक्स वाई जी दो ट्राइंगल एंड द पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड्स पी क्यू विल बी। अच्छा ये देखिए, अब पी क्यू इसमें है, ये वाला पी क्यू दरमियान में मिरर लगा हुआ है, तो इसके कंग्रेंट ये वाली साइड होगी, ठीक है। ये वाली हाइपोटेनियस, ये वाला हाइपोटेनियस बराबर ये वाली बेस इस बेस के, और ये वाली जो चीज़ है ये इस चीज़ के, लिहाजा यहाँ पूछा गया पी क्यू किसके मुतमासिल है कंग्रेंट, तो वो एक्स जेड के या जेड एक्स के है। कहाँ पे एक्स जेड, ये खड़ा, सी ऑप्शन सही है। 36 के बाद जी 37 में लिखा हुआ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन इंचेस। अच्छा ये सारा आप जो 37 38 39 और ये 40 तक, ये जो 4 एमसीक्यूज हैं ये देखें 5.1 और 5.3 एक्सरसाइज के अंदर से आएंगे, ठीक है। अब द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन इंचेस 54 इस सारी है द मीन ऑफ द डाटा। तो मीन कहते हैं जनाब इस तरह से, आप इसको एवरेज भी कहते हैं, तमाम डाटे को जमा कर लें और इनकी तादाद पे तकसीम कर दें। अच्छा मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेटर निकालूँ आपके सामने, तो कैलकुलेटर के अंदर 4 को, और 54 के बाद है जनाब 54 प्लस 60 प्लस 58 प्लस 53 प्लस 55, और जवाब आ गया 280। इसको तकसीम कर देंगे
इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 पे इसको तकसीम करेंगे, जवाब आ जाएगा 56। 56 इसका आंसर है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा। ये देखिए मैंने 5.1 के अंदर लिखा है टाइप्स ऑफ डाटा। जब आप देखेंगे वहाँ पे कंटिन्यूस डाटा की डेफिनेशन होगी, डिस्क्रीट डाटा की होगी, उसके बाद ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, ये 4 किस्म के डाटा वहाँ पे होते हैं। डिस्क्रीट डाटा ऐसा होता है जिसमें इशारिये वाली रकम नहीं होती, जैसा कि हम नंबर लाइन के ऊपर देखते हैं ना, 1 2 3 4 लिखते हैं, ये डिस्क्रीट हैं। जबकि इनके दरमियान में जो आ रहे होते हैं इशारिये वाली रकमें, वो कंटिन्यूस होती हैं। ये सारी इशारिये वाली हैं सिवाय इसके। 10 में इशारिया नहीं है, तलबा की तादाद इशारिये में हो ही नहीं सकती, लिहाजा ये डिस्क्रीट डाटा है। बाकी जो 3 कीमतें हैं ये कंटिन्यूस हैं। उर्फ़ आम में इसकी निशानी ये है कि इशारिये वाली कंटिन्यूस होती है और जो बगैर इशारिये की होती है वो डिस्क्रीट होती है। फिर 39 है, इसमें लिखा है द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। मीडियन कहते हैं मिड वाली रकम, दरमियान वाली रकम। आपने सबसे पहले डाटा को तरतीब लगाना है, जैसे ही तरतीब लगा लेंगे, कुछ रकमें इधर से छोड़ें कुछ इधर से छोड़ें, तो दरमियान वाली जो रकम होगी वो क्या होगा, मीडियन, या उर्दू में उसको वस्त कहते हैं, वस्तानिया। तो इसका वस्तानिया 8 है। फिर उसके बाद आखिरी पार्ट है जनाब, मॉड ऑफ द डाटा। मॉड कहते हैं ऐसी रकम ढूंढनी जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही हो। मॉड नहीं भी हो सकता किसी क्वेश्चन के अंदर, मॉड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपने तादाद देखनी है, 5 एक दफ़ा आ रहा है, 7 एक दफ़ा आ रहा है, 8 को देख लें, 8 ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो 8 3 दफ़ा आ रहा है ये, जबकि 2 2 दफ़ा आ रहा है, 3 एक दफ़ा आ रहा है, 12 एक दफ़ा आ रहा है, 4 एक दफ़ा आ रहा है, तो 8 सबसे ज़्यादा दफ़ा आया, लिहाजा 8 इसका मॉड है। ये थे हमारे एमसीक्यूज़, जिसके अंदर हमने 40 एमसीक्यूज़ हल किए हैं, सीखा है हमने तरीकाकार। और पूरे आज के लेक्चर का अगर मैं आपको निचोड़ या क्रक्स बताऊं तो वो ये लिखा हुआ है साइड पे कि आपने एक्सरसाइज 1.1 से लेके एक्सरसाइज 5.3 तक कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन खसूसी तौर पे करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी छोड़ दें, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं वो ये वाले खसूसी तौर पर कर लें, तो आपके इंशाल्लाह नैया पार लग जाएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट हो, आपसे सर्च ना हो रही हो, या कोई चीज़ आपको मिल ना रही हो, तो आप मेरे से फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।